प्रिय छात्रों, आज अभी बेटा पिछली वीडियो में हमने आपको अणुभार क्या होता है और अणुभार की गणना कैसे करते हैं हमने आपको बताया था। आज नया टॉपिक है और वैसे आपको हम बताएं, अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा था ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री से लेके इसके बीच या इसके पीछे तक, तो बेटा वो सब बेसिक चीज़ें ही थी जो आपने पढ़ा था। आज कुछ नया आप जानेंगे। यहीं से समझ लीजिए कि फिजिकल केमिस्ट्री का शुरुआत होता है ना। तो हमारा नया जो टॉपिक है वह मोल धारणा, मोल कॉन्सेप्ट है ना बेटा। तो हम बेटा मैं आपको मोल के बारे में बताना चाहूँगा, है ना। मोल, सर्वप्रथम हम आपको बताएं मोल क्या है। हमने आपको 7 मूल राशियां बताई थी, है ना। और उन 7 मूल राशियों में सबसे लास्ट में 7वें नंबर पर वो थी पदार्थ की मात्रा। क्या था? पदार्थ की मात्रा, है ना। और जिसका आप यहाँ पर लिखे थे मूल राशि और यहाँ मूल मात्रक। क्या लिखे थे बेटा? मूल मात्रक। इसका क्या था? मोल, है ना। और मोल शब्द वहाँ पे था, है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट क्या होती है? मोल, है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है बेटा? मोल होती है। तो मोल वर्ड वहीं से है ना। देखिए जैसा कि हमने व्हाइट बोर्ड पे कुछ चीज़ें मेंशन की हैं, है ना। मोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऑस्टवार्ड एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने किया था, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ढेर, और ढेर मीन्स होता है बेटा बहुत सारा, है ना। इस चीज़ को आप ज़रूर याद रखेंगे। ओस्टवार्ड ने दिया था, और मोल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ढेर होता है ना। तो और प्रिय छात्रों, हम आपको मोल के बारे में बताते हैं। देखिए बेटा, एक मोल, देखिए यहाँ पे हमने एक डायग्राम के माध्यम से हमने आपको समझाया है कि एक मोल किसके बराबर हो सकता है। एक मोल जो है वो 6.022 × 10⁻23 है ना। इसे, है ना बेटा, इसे कहते हैं अवोगैड्रो नंबर। क्या कहते हैं? अवोगैड्रो नंबर, है ना। जिसको हम एन ए से प्रदर्शित करते हैं। किसे करते हैं? एन ए से डिनोट करते हैं, है ना। ए अवोगैड्रो नंबर है, और ए क्या है? एन ए क्या है? ए अवोगैड्रो नंबर है, मैथमेटिकल नंबर, और ए है अवोगैड्रो कांस्टेंट। अवोगैड्रो कांस्टेंट बेटा। तो एक मोल अवोगैड्रो नंबर, है ना, 6.022 × 10⁻23 इकाई, है ना बेटा। कहीं कहीं कुछ छात्र बड़े कन्फ्यूजन होते हैं कि सर कहीं कहीं पूछते हैं कि 6.023 होता है, 10⁻23 होता है ना। कहीं कहीं केवल इतना लिखा होता है 6.02 × 10⁻23। तो देखिए वैल्यू को छोटा कर दिया जाता है। इस वैल्यू को ज़्यादातर इसी को यूज़ किया जाता है न्यूमेरिकल में। क्यों? क्योंकि जब थोड़ा वैल्यू अगर छोटा हो जाता है तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है ना। वैसे नंबर 2, 3, 2, 2 आप चाहे जो करो वो आपके ऊपर है बेटा। 6.0 कहीं कहीं 2, 3 लिखा है, कहीं कहीं 2, 0.22 लिखा है, कहीं 2, 3 लिखा है, तो कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। ये वैल्यू है तो आप इसको समझिए, ये अवोगैड्रो नंबर है, और एन ए को इसको हम एन ए से डिनोट करते हैं, और एन ए को हम कहते हैं अवोगैड्रो कांस्टेंट। और देखिए बेटा, एक मोल जो होता है एनटीपी पर, है ना, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर एक ज्ञात हुआ है, प्रयोगों द्वारा एक ज्ञात हुआ है कि सामान्य ताप और दाब पर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर किसी गैस का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है। कितना होता है बेटा? 22.4 लीटर होता है ना। ये इसके बराबर होता है। और एक मोल जो होता है बेटा, कोई भी परमाणु हो या आणविक द्रव्यमान हो, है ना, वो भी एक मोल के बराबर हो। अगर परमाणु है
जैसे परमाणु का मतलब आपका हो सकता है, जैसे सोडियम परमाणु हो सकता है ना, ऑक्सीजन परमाणु हो सकता है, सल्फर परमाणु हो सकता है। तो इसके लिए हम परमाणु द्रव्यमान यूज करेंगे, है ना। और आणविक द्रव्यमान की बात करते हैं तो आणविक द्रव्यमान में जैसे कोई अणु आ जाए, जैसे अणु या यौगिक आ जाए, जैसे O2 आ जाए या H2O आ जाए या CO2 आ जाए, है ना। तो उसके लिए आणविक द्रव्यमान, है ना। कहने का मतलब ये जो आइटम है, ये जो सोडियम आइटम है, ये भी इसमें अगर एक पार्ट इसका सोडियम एटम में यदि एक कण होगा तो वो भी 1 मोल के बराबर होगा। ये सोडियम में 23 कण हैं तो 23 कण भी 1 मोल के बराबर होंगे। हम मानते हैं यदि ऑक्सीजन का एक परमाणु होगा तो एक परमाणु वो भी 1 मोल के ही बराबर होगा। यदि मान लीजिए 12 परमाणु ऑक्सीजन के हैं तो वो भी जो है 1 मोल के ही बराबर होगा, है ना। तो सल्फर की बात करते हैं बेटा, तो सल्फर आइटम है, सल्फर मान लीजिए इसके पास मान लीजिए पार्टिकल है, ये 16 इलेक्ट्रॉन, आप समझिए सल्फर का जो एटॉमिक नंबर 16 होता है ये इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ये भी एक कण ही है ना। यदि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो भी 1 मोल के बराबर होगा, और ये 16 होगा, 16 इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 1 मोल के ही बराबर होगा, है ना। यदि किसी एटम के पास 1 कण है तो वो भी 1 मोल के बराबर होंगे। यदि उसके पास 100 कण हैं, चाहे कण हो, है ना, कण में बेटा अणु, परमाणु, आयन कुछ भी हो सकते हैं। चाहे कण में बेटा चाहे अणु हो, अगर परमाणु है ना, यदि 1 परमाणु है तो वो भी 1 मोल के बराबर होगा। यदि वो जो है अगर मान लीजिए उसमें 20 परमाणु है तो वो भी 1 मोल के ही, कहने का मतलब 20 गुणे एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा, है ना। तो कण में अणु, परमाणु, आयन जो भी पार्टिकल्स हैं सब 1 मोल के ही बराबर होते हैं। तो बेटा हम कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में, है ना, कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में हम आपको मोल की डिफिनीशन बताते हैं, है ना। तो आप समझिए, और अभी मैं आगे मैं आपको बताऊंगा क्यों कि कार्बन 12 का ही बार बार जिक्र होता है, क्यों कार्बन 12 के ही रिस्पेक्ट में 1 मोल की परिभाषा दी गई है। नहीं तो कार्बन के अन्य और समस्थानिक होते हैं, जैसे कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है ना, और कार्बन 14 भी होता है। तो बेटा आप एक क्वेश्चन उठता है क्यों कार्बन 12 के ही रिस्पेक्ट में मोल की डिफिनीशन दी गई, क्यों कार्बन 13 और कार्बन 14 के रिस्पेक्ट में नहीं दी गई। इस चीज़ को मैं भी क्लियर करता हूँ। तो बेटा कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में डिफिनीशन समझ लीजिए कि किसी पदार्थ का 1 मोल, किसी पदार्थ का, है ना बेटा, देखिए पदार्थ आया है ना, और पदार्थ की 3 अवस्थाएं हमने आपको बताई थी। इसका मतलब जो कण, जिस कण की हमने चर्चा की है, अणु, परमाणु, आयन, वो इस पदार्थ के अंतर्गत ही आएगा। तो किसी पदार्थ का 1 मोल उस पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कार्बन 12 के 12 ग्राम में, है ना, कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं के बराबर कण में अणु, परमाणु, आयन कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब किसी पदार्थ का 1 मोल उस पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं के बराबर, कण के बराबर होता है। तो कण में क्या क्या आ सकता है बेटा, अणु, परमाणु, आयन कुछ भी आ सकता है ना। ये देखिए डिफिनीशन थी, और ये सब चीज़ें अभी हम एक बार फिर बेटा आपको रिवाइज कर दे रहे हैं। आप देख सकते हैं मोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ओस्टवार्ड ने किया था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ढेर, और मोल इज द 7th फंडामेंटल यूनिट। मोल जो है 7वीं रास की इकाई है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, है ना। इसका जो सर्वप्रथम इस शब्द का उपयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में पूछता है कि मोल शब्द को सबसे पहले किसने बताया था। ओस्टवार्ड ने, यहाँ 2 क्वेश्चन बन सकता है कि मोल शब्द को सर्वप्रथम किसने बताया और मोल शब्द का क्या मतलब होता है। बेटा मोल शब्द को सर्वप्रथम ओस्टवार्ड ने बताया, और मोल शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है ढेर, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो बेटा मोल देखिए हमने ग्राफ के माध्यम से यहाँ बना रखा है। 1 मोल एवोगैड्रो नंबर जिसका मान है 6.022 गुणे 10 की घात 23 इकाई, और 1 मोल जो होता है ये प्रयोगों द्वारा ज्ञात है, ये बेटा प्रयोगों द्वारा ज्ञात है कि एनडीपी पर किसी गैस का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है, और 1 मोल जो होता है, यदि आइटम है तो एटॉमिक मास, और यदि कहने का मतलब परमाणु है हम परमाणु द्रव्यमान यूज करेंगे, यदि अणु है तो
आणविक द्रव्यमान यूज करेंगे। यदि आयन है तो आयन का भार यूज करेंगे, यदि यौगिक है तो यौगिक का भार यूज करेंगे। कहने का मतलब अणु, परमाणु, आयन, यौगिक ये सब कण के ही अंतर्गत हैं। जैसी कंडीशन रहेगी, जो दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग उसको हम पढ़ते और समझते हैं। तो ये था बेटा मूल कॉन्सेप्ट। एक बार पुनः इस डिफिनीशन को मैं आपको सिर्फ सब रिवाइज कर दे रहा हूँ। कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में किसी पदार्थ का 1 मोल उस पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणु के कण के बराबर होता है। परमाणु कण का मतलब अणु, परमाणु और आयन। अब बेटा हम चर्चा करते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्यों कार्बन 12 के ही रिस्पेक्ट में दी गई, क्योंकि कार्बन 13 और कार्बन 14 के रिस्पेक्ट में नहीं दी गई। चलिए बेटा हम आपको बताते हैं, है ना, क्यों कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में वो चीज़ दी गई, है ना। वैसे तो इन चीज़ों को जानना बहुत कंपलसरी नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। बेटा कार्बन 12 आप जानते हैं कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, है ना। 6 कार्बन 12, है ना, 6 कार्बन 13 और 6 कार्बन 14 समस्थानिक, जिसका परमाणु क्रमांक सेम और द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो, मतलब सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, है ना, उसे कहते हैं समस्थानिक, जिसमें एसएम हो। तो हम चर्चा करते हैं बेटा, आप देखेंगे एक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी विधि है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की विधि से मास स्पेक्ट्रोस्कोपी विधि से इसे कहते हैं द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड, मतलब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड, है ना बेटा। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी विधि द्वारा कार्बन 12 का जो अतिशुद्ध, है ना, जो आप कह सकते हैं कि जो अतिशुद्ध द्रव्यमान, अतिशुद्ध द्रव्यमान होता है, ये एक्सपेरिमेंटल है ना। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से देखा गया कि कार्बन 12 का जो अतिशुद्ध द्रव्यमान होता है वो होता है, आप समझिए, वो वैल्यू होता है बेटा 1.99, है ना, 1.992648 गुणे 10 की घात 1.992648 गुणे 10 की घात -23, है ना। एक कार्बन 12 का अतिशुद्ध द्रव्यमान है जिसे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा देखा गया था। ये एक्सपेरिमेंटल है, इसको देखने पे इसका मास इतना आया था। अब कार्बन 12 का मास इतना है, कार्बन 12 का मास 1.992648 गुणे 10 की घात 23, है ना। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी विधि से देखा गया कि इसका मास इतना होता है ना। तो अतः कार्बन 12 ग्राम, अतः 12 ग्राम कार्बन में, अतः 12 ग्राम, अतः 12 ग्राम कार्बन, अतः 12 ग्राम कार्बन में कार्बन 12 का जो मास है क्या होगा बेटा, इसका डिवाइडेशन हो जाएगा, हो सकता है 12.00 बटे
1.992648 गुणे 10 की घात -23 है ना बेटा। इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया गया था और जिसकी वैल्यू 1 मोल के बराबर आई थी 6.022 गुणे 10 की घात +23 है ना। और इसी को हम क्या कहते हैं, अवोगाड्रो नंबर। क्या कहते हैं, अवोगाड्रो नंबर है ना। अवोगाड्रो नंबर जिसका मान होता है 6.022 गुणे 10 की घात 23। तो आप अब समझ सकते हैं क्यों कार्बन 12 के ही रिस्पेक्ट में मोल की डिफिनीशन दी गई थी। उससे क्या हुआ था, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी विधि से देखा गया था कि कार्बन 12 का जो अतिशुद्ध द्रव्यमान होता है वो 1.992648 गुणे 10 की घात 23 होता है। अतः कार्बन 12 में इसका मास देखा गया तो कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में इसका डिवाइडेशन किया गया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया गया, जिसका मान इतना आया 6.022 गुणे 10 की घात 23 आया। और इसलिए बेटा हमेशा कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में इसकी डिफिनीशन दी गई और कार्बन 13 और कार्बन 14 के रिस्पेक्ट में नहीं दी गई। ये था इसका बेसिक सा रीजन है ना। तो चलिए बेटा ये चीज़ आपको समझ में आ गई, हम आगे चलते हैं। बेटा एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन है, इसमें लिए एक मॉडर्न है ना। वो डिफिनीशन ये है, किसी पदार्थ का एक मोल उस पदार्थ की वह मात्रा है ना। अब कार्बन 12 के रिस्पेक्ट नहीं बता रहे हैं और इसकी डिफिनीशन है, किसी पदार्थ का एक मोल है ना, किसी पदार्थ का एक मोल उस पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें, क्या लिख सकते हैं, किसी पदार्थ का एक मोल उस पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें है ना, जिसमें 6.022 गुणे 10 की घात 23 कण में अणु, परमाणु और आयन कण उपस्थित होते हैं, है ना। ये डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी तक हमने जो भी डिफिनीशन आपको बताई है सबसे सिंपल वे में ये डिफिनीशन है, किसी पदार्थ का एक मोल उस पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें 6.022 गुणे 10 की घात 23 कण उपस्थित होते हैं, है ना। ये इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन है और सबसे सिंपल तरीके में भी, और ये डिफिनीशन आपको आसानी से याद भी हो सकता है ना। तो ये था बेटा, आप समझिए कि इसकी डिफिनीशन। तो आगे चलते हैं, इसमें आपको बताएंगे है ना। तो आप समझ सकते हैं हमने आपको मोल के बारे में सारी चीज़ें बताई और वास्तव में मोल क्या चीज़ें होती हैं हमने आपको मोल के बारे में अच्छे से बताया और हमें आशा है कि ये सब चीज़ें आपको ज़रूर क्लियर होंगी, है ना, क्योंकि इस चीज़ों को हमने जूम क्लास में भी डिस्कस किया था। तो ये था बेटा मोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। अब हम बेटा इसी में आपको हम कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं।